नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो अवध राज्य स्वतंत्र रूप से बना वो किस प्रकार से सादत खां के नेतृत्व में बना। और मैंने ये भी बताया था कि इस सादत खां ने आत्महत्या क्यों कर ली थी जब नादिर शाह ने इसको दिल्ली बुलाया था। अब मैं बात करूँगा कि जब शहादत खां ने आत्महत्या कर ली और उनका कोई पुत्र था नहीं, और उनकी जो पुत्री थी जिसका विवाह शहादत के भतीजे से हुआ था जिसका नाम था सफदरजंग, राइट। और उस सफदरजंग ने फिर इस अवध की कमान संभाली। ये जो सफदरजंग था इसका जो पूरा नाम था वो था अब्दुल मंसूर खां सफदरजंग। और ये सफदरजंग शहादत खां का भतीजा और उसका दामाद था, यानी भतीजा भी था और ये दामाद भी शहादत खां का था। जब शहादत खां की मृत्यु हो जाती है तो शहादत खां की मृत्यु के बाद ये सफदरजंग उसका उत्तराधिकारी बनता है और अवध का जो सारा शासन था वो इसके हाथ में आ जाता है। सम्राट मोहम्मद शाह ने अपने एक फरमान के द्वारा इस सफदरजंग को नवद का नवाब नियुक्त कर दिया था और सन 1748 ईस्वी में सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया और इस प्रकार से उसको इलाहाबाद प्रांत दे दिया गया। अब इसी कारण से इसके जो उत्तराधिकारी थे वो सब नवाब वजीर कहलाते थे। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को कि भाई इसके उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे? नवाब वजीर कहलाते थे। ठीक है, अब बात आती है सन 1754 ईस्वी की। सफदरजंग ने सन 1754 ईस्वी में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को अशांति का सामना नहीं करने दिया, यानी इलाहाबाद और अवध में जनता ने किसी भी अशांति का सामना नहीं देखा और बड़ी तसल्ली से वो रही। उसने बागी जमींदारों को दबाया, उसने मराठा सरदारों से मित्रता कर ली जिसके चलते अधिकार क्षेत्र में उनकी घुसपैठ ना हो सकी। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि भाई चूंकि मराठा सरदारों से उसने मित्रता कर ली और मराठा सरदारों ने उसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई घुसपैठ नहीं की। उसने रुहेलों और बंगस पठानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। बंगस नवाबों के खिलाफ 1750 और 51, ठीक है ध्यान देना मेरी बात, 1750 और 51 ईस्वी में कई लड़ाई में मराठों सैनिकों की सहायता भी ली और जाटों का समर्थन भी उसने प्राप्त किया। तो इस तरीके से वो मराठों और जाटों के बीच सामंजस्य बैठाकर चलता था। इसके लिए उसने मराठों को प्रतिदिन 25,000 रुपये और जाटों को 15,000 रुपये दिए। यानी इनकी जो सेवा ली वो फ्री में नहीं थी, बल्कि वो मराठों से 25,000 रुपये प्रतिदिन देता था और जाटों को 15,000 रुपये प्रतिदिन वो दिया करता था उनकी सेवा के लिए। बाद में उसने पेशवा के साथ एक करार किया और इस करार के अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद देने और उसे भारतीय पठानों तथा राजपूत राजाओं जैसे आंतरिक विद्रोहों से बचाने का वचन दिया और बदले में पेशवा को 50 लाख रुपये, ठीक है, पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों की चौथ दे दी गई। तो ये था पेशवा के साथ जो उसने करार किया था, किसने? सफदरजंग ने। इस करार में जो उसको 50 लाख रुपए, पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों की चौथ दी गई, इसके साथ साथ पेशवा को अजमेर और आगरा का सूबेदार भी बनाया। मगर पेशवा दिल्ली में सफदरजंग के दुश्मनों से जा मिला। ये बात यहाँ नोट करने की है और इसीलिए जो करार था वो फिर टूट गया। यानी वो करार ज़्यादा दिन नहीं चला क्योंकि पेशवा दिल्ली में जाकर सफदरजंग के दुश्मनों से मिल चुका था। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की। उसने नौकरियां देने में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच किसी भी तरीके की एक तरीके की यानी पक्षपात नहीं किया, बल्कि निष्पक्षता की नीति उसने अपनाई। उसकी सरकार के सबसे बड़े पद पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय था। 1753 में बादशाह ने उसे वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया और शाही सेनाओं के साथ विफल संघर्ष के उपरांत
वह अवध वापस चला गया, जहां 1754 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र स्वाजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। तो दोस्तों ये थी अवध में सफदरजंग की शासनकाल की व्यवस्थाएं, कैसे उसने यहाँ का शासन संभाला। इस प्रकार से सफदरजंग का जो कार्यकाल रहा वो 1739 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक रहा, और उसके बाद जो है 1754 से 1775 ईस्वी तक शुजाउद्दौला ने अवध का कार्यभार संभाला। शुजाउद्दौला की सारी गतिविधियां मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप उसका ज़रूर वेट करना। और दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, मुझसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।